हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कह रहा है कि किस संस्था का स्थापना किया गया? तो द इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1866 में। पहली बार भारत में धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी ही दिए थे 1867-68 में। और इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहेगा केवल इंडिया एसोसिएशन के तो 1876 में हुआ था। एस एन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर किए थे। 2 नंबर देखेंगे, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किए थे अभिज्ञान शकुंतलम का। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे और ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये मूल रूप से लिखा गया था संस्कृत भाषा में। और किसने लिखा था? तो कालिदास लिखे थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। मनुस्मृति ये सबसे भारत में विधि के सबसे पुराना स्मृति है। और कहेगा कि मनुस्मृति की जो रचना या किस काल में लिखा गया था? मनुस्मृति की रचना की गई थी शुंग काल में। भगवत गीता भी मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और रामायण का कहेगा रचना किसने किया था? वाल्मीकि किए थे। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण ही हो जाएगा। और सबसे विश्व का बड़ा महाकाव्य कहेगा तो महाभारत हो जाएगा, जिसकी रचना किए थे महर्षि वेद व्यास। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया? भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा। और इनकी जो पुस्तक थी 1904 में प्रकाशन हुआ था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी का उल्लेख किया गया है। भगवत गीता जो है ये मूल रूप से संस्कृत में था, लेकिन भगवत गीता कहेगा कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे चार्ल्स विल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंस ने। आर्यों के जो निवास था मध्य एशिया में बसे थे, ये किसका कथन था? मैक्स मुलर बोले थे कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया में बसे थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी भीमराव अंबेडकर द्वारा। और भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति गठन किए थे 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सभी को मिलाकर कहेगा अध्यक्ष कितने थे? तो 7 थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन किए थे महादेव गोविंद रानाडे 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे 1887 में। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रहनुमाई मजदयान सभा का संबंध किस धर्म से सुधार से संबंधित है? रहनुमाई मजदयान सभा का संबंध कहेगा किस धर्म के सुधार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पारसी धर्म से। और रहनुमाई मजदयान सभा के कहेगा स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में। और कहेगा किस धर्म से संबंधित था? तो पारसी धर्म के सुधार से संबंधित था। यहूदी धर्म की स्थापना किए थे मूसा। और यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कहेगा, सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। खालसा पंथ के कहेगा स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ के तो गुरु गोविंद सिंह, डेट कहेगा तो 1699 में। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। और ये क्या थे? तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में 1873 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किए थे 1826 में हेनरी विलियम डिरेजियो ने। सावित्रीबाई फुले कहेगा किसकी पत्नी थी? सावित्रीबाई फुले
ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और ये महिलाओं को जो है उत्कलन से बचाने में इन्होंने कार्य किए थे। किस स्थल से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये मिला है भीमबेटका से और ये सबसे पुरानी गुफा है। और कहेगा किस राज्य में है भीमबेटका की गुफा? तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा सबसे पुरानी है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो मेहरगढ़ से कहेगा तो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मास्की अभिलेख कहेगा तो कर्नाटक है और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक के नाम अशोक मिलता है, जो कि मास्की कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा और गुर्जरा अभिलेख कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद में। पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। भारतीय संगीत का जनक कहेगा तो सामवेद हो जाएगा। और विनय पिटक में क्या है? तो ये बौद्धों का नियम है। विनय पिटक में बौद्धों का नियम है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? रहट जो था ये सिंचाई से संबंधित था। दिल्ली के सल्तनत के संस्थापक कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। वास्तविक कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहला शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। दास वंश की स्थापना कहेगा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। और कुतुब मीनार के निर्माण भी शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा कहेगा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाए थे। 2.5 दिन के झोपड़ा के निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किए थे। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, जिसमें सूची 1 में है हड़प्पाई स्थल और दूसरा में है कहाँ पे स्थित है। रंगपुर कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। कालीबांगा स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और कालीबांगा से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तो जूते हुए खेत का। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। और वही कहेगा कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी हो जाएगा, जो कि हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। सबसे समृद्ध स्थल कहेगा सिंधु सभ्यता के सबसे समृद्ध स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे समृद्ध स्थल हो जाएगा धौलवीरा। और यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। और सबसे खूबसूरत स्थल भी कहेगा तो ये हो जाएगा धौलवीरा। और धौलवीरा एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भाग में विभक्त था और ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पॉल सैंडबी को। बोल रहा है कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो पॉल सैंडबी को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 13 नंबर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? मनुस्मृति जो लिखा गया था पहले तो ये लिखा गया था शुंग काल में और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था किस नाम से? तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसका अंग्रेजी अनुवाद का नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किया गया था 1600 ईस्वी में और उस समय शासनकाल था अकबर का। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? तो ये दक्षिणी भारत से है। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध हो जाएगा दक्षिण भारत से। और इसमें बाकी ऑप्शन के कुछ विशेष रूप में बताया लायक है नहीं, तो इस आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो ये किए थे यूनान के लोगों ने। पहली बार इंडिया शब्द भी कहेगा किसने दिया था? तो यूनान के लोग दिए थे। हिंदुस्तान शब्द कहेगा तो ईरानियों ने। हिंदुस्तान शब्द दिए थे ईरानियों ने और इंडिया शब्द कहेगा तो यूनानियों ने। चीनी क्रांति कहेगा कब हुआ था? चीनी क्रांति हुआ था 1911 में और चीन में लाल क्रांति कहेगा तो 1949 में हुआ था। चीनी क्रांति हो जाएगा 1911 और चीन में लाल क्रांति 1949। श्रीलंका के पूर्व नाम कहेगा तो सीलोन हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा। इब्न तूता ने किस शहर को
पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहाँ है? इब्न तूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़ा शहर कहा है? तो ये कहा था दिल्ली को। और कहेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो ये किए थे दौलताबाद, जिसका नाम देवगिरी भी था। इब्न तूता ये मोरक्को के निवासी था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? तो 1333 ईस्वी में। और इसका पुस्तक के नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोरक्को के निवासी था 1333 ईस्वी में। इसका पुस्तक के नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। ये मुल्तान कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और वही कहेगा कि जहांगीर के जो मकबरा है, जहांगीर के जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। समाधि स्थल भी बोल सकते हैं। जहांगीर के समाधि स्थल कहाँ है? तो लाहौर है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी ये हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच में। पुरंदर की संधि हुआ था 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में। और कहेगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को कब बंदी बनाया था? 1666 ईस्वी में। और बंदी बनाकर कहाँ रखा था? तो जयपुर के किला में रखा था। और कहेगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि भी शिवाजी को औरंगजेब ने ही दिया था। और बंदी भी औरंगजेब ने ही बनाया था। कब? तो 1666 में और रखा था जयपुर किला में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी कि व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और महारानी की घोषणा पत्र कहेगा कब? महारानी का घोषणा पत्र जो है कब सुनाया गया था पढ़ के? तो 1858 के जो था अधिनियम उसके तहत। और 1858 के शासन अधिनियम के तहत जो मुगल के पद था उसे समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण किया गया था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। और पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में या उनके कार्यकाल में। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के रोहतास जिला में है। और बिहार के सबसे साक्षर जिला कहेगा तो रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम साक्षर जिला कहेगा तो ये हो जाएगा पूर्णिया। और सर्वाधिक वर्षा कहेगा कि बिहार के किस जिला में होता है? सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज जिला में होता है। और कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा तो कैमूर के हो जाएगा। और ककोलक जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिला में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, तो ये स्थित है मेची, कोसी और कमला। कौन कौन सी नदी स्थित है महानंदा एवं बागमती के बीच? तो मेची नदी, कोसी नदी और कमला नदी। बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्वेस्टर एक प्रकार के ये गर्म हवा है जो कि नॉर्वे में चलता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है जिसमें एक तरफ परियोजना है और दूसरा तरफ किस नदी पर स्थित है देखते हैं। इडुक्की जो परियोजना है ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। गांधी सागर परियोजना कहेगा तो चंबल नदी पे है मध्य प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना हो जाएगा चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड परियोजना हो जाएगा महानदी पे और ये उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और कोलिमा कहेगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। और फ्यूजियामा कहेगा तो ये जापान में स्थित है।
और एटना ज्वालामुखी कहेगा तो ये इटली में स्थित है। चेंचू जो जनजाति है किस क्षेत्र में वन जीव को सुरक्षा से संबंधित है? चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम। ये बाघ अभयारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। पलामू जो है ये वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। और सबसे बड़ा कहेगा सबसे पहला भारत के बाघ अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जिसका स्थापना हुआ था 1935 में और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। इसका पहला नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। जिम कॉर्बेट के पहला नाम हो जाएगा तो रेहला नेशनल पार्क था और इसका गठन किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 1935 में और अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। 26 नंबर देखते हैं, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? पहले भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहेगा तो भील हो जाएगा, दूसरा पे अब गोंड हो गया है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। गोंड भी कहेगा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। गारो जो गारो जनजाति है ये मेघालय में पाई जाती है। टोडो जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी पर पाई जाती है। टोडा और बोडो में कन्फ्यूज हो जाता है। टोडा जो जनजाति है ये नीलगिरी के पहाड़ी पर पाई जाती है तमिलनाडु, और बोडो जो जनजाति है ये असम राज्य में पाई जाती है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो ये होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है और इसका गठन हुआ था अप्रैल 1951 में। नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन हुआ था 1990 में। अनुच्छेद कहेगा तो इसका उल्लेख किया गया है 263 में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है मुंबई में। खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। पूर्व का कहेगा बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में और डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहेगा तो भोपाल में स्थित है। 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है कि सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख है। वैसे कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कच्छ के रण कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई है नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे स्थित है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई में। और कोलकाता शहर की स्थापना किए थे जॉब चार्नक 1690 ईस्वी में। इसरो के मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर हो जाएगा और इसरो के गठन हुआ था 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन हुआ था 1969 में, मुख्यालय बेंगलोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो इसमें जो रूबेला रोग है ये अनुवांशिक नहीं है, ये होता है वायरस के कारण। जो सिकल सेल एनीमिया है ये होता है लोहा के कमी से। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया रोग होने पर इसमें जो रक्त का थक्का है वो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और थैलेसीमिया में क्या होता है? तो इसमें मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और हीमोग्लोबिन का कार्य कहेगा तो मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगा तो सांस लेने या कमजोरी हो जाता है। आगे देखते हैं 32 नंबर देखेंगे, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो पुष्प के विभिन्न भाग में 1, 2, 3, 4 भी सम्मिलित है, देख लेते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में सम्मिलित हो जाएगा बाह्य दल और पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। मूलांकुर कहेगा तो ये जड़ का उदाहरण है। जीवन चक्र के कहेगा दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है पुष्प। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है?
किस जीव में बाह्य जो कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये उभयचर में नहीं पाया जाता है। उभयचर किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा का। उभयचर किसे कहते हैं? तो वे जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक। उभयचर जो है जल और थल दोनों पर रहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और स्तनधारी के हृदय कोष्ठ में कहेगा हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा। 34 में मिलान करना है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो कॉपर सल्फेट क्या है? तो ये कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है? तो ये प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? तो यूरिया एक उर्वरक है। और मेलाथियन क्या है? तो ये फंगनाशी है। फंग किसको बोलते हैं? तो कवक को फंगस बोलते हैं। पेनिसिलिन के खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। यूरिया के सूत्र कहेगा तो NH2CONH2 होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा उत्पादक। अपघटक के अंतर्गत आएंगे कवक और जीवाणु। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा कब लागू किया गया था? 1986 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण कहेगा कब लाया गया था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोनों हो जाएगा 1986। और विश्व कहेगा उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। मानव में वृक्क में खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादकों को हटाया जाता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव में वृक्क के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किसका संश्लेषण होता है? तो वसा के संश्लेषण जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे ऑल्टमैन 1886 में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा किसने नाम दिया था? तो ये हो जाएगा बेंडा। कोशिका के पावर हाउस कहेगा किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही कहा जाता है। और नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो वृक्क के कार्यात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहा के चूने का। ऐसे याद कर सकते हैं कि लोहा क्या होता है? तो लोहा हेवी होता है, तो हैबर विधि में ये लोहे के चूने का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लोहे के चूने का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। प्लेटिनियम के चूर्ण के उत्प्रेरक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के सीसा कक्ष विधि में प्लेटिनियम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्मुना के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय कहेगा गैस कौन सा है? तो ज़ीनॉन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो ये अर्धचालक है जिसका प्रयोग होता है सौर सेल में। सल्फर के अणु सूत्र कहेगा तो एसेट होता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 24। और मांसपेशी की संख्या कुल कितनी है? तो 639 हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हिमालय से सटे हैं? तो इसमें हो जाएगा 10। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसमें शक्ति की इकाई है वाट।
वाट जो है ये शक्ति का इकाई है। ऊष्मा एक प्रकार के क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार के ऊर्जा है। किलो कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा की इकाई, कैलोरी भी हो जाएगा और किलो जूल भी हो जाएगा। और ताप के एसआई कहेगा क्या होता है, तो ताप के एसआई होता है केल्विन। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम कहेगा तो अपिको चालुवाली है, अपिको चालुवाली। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, कहेगा डेट कब, तो 1973 में हुआ था। और इसका नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसमें क्या करते थे, जो पेड़ वहाँ सब का कट रहा था तो उसमें जो आदमी थे, इस आंदोलन से जुड़े जो आदमी थे, पेड़ से चिपक जाते थे, इसीलिए इसे का नाम दिया गया था चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। नेता हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। जंगल बचाओ आंदोलन ये कहाँ हुआ था, तो जंगल बचाओ जो आंदोलन हुआ था बिहार में हुआ था 1982 में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक संबंधित है लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से, लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से। और ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करते हैं IUCN। और कब से जारी हो रहा है रेड डाटा बुक, तो 1968 से। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है ये किसके द्वारा होता है, तो RNA के द्वारा होता है। RNA और DNA क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें देखेंगे ATP क्या है, ATP हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है, तो इसमें जो क्रेपोलैक्टम है ये पॉलीमर नहीं है। बाकी पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन और टेफ्लॉन ये क्या है, तो पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या है, तो नॉन स्टिक जो बर्तन पर परत चढ़ाया जाता है तो वो हो जाएगा टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन पर जो परत चढ़ाया जाता है किसका चढ़ाया जाता है, तो टेफ्लॉन का। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी, तो 15 गुना। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा जो स्टील में ध्वनि की चाल होगी ये वायु से 15 गुना अधिक होता है। और कैथोड किरण के 10 गुना प्रकाश के वेग के 1 गुना के बराबर होता है। कैथोड किरण क्या है, तो ये अदृश्य किरण है और इसका 10 गुना प्रकाश के वेग के, यानी कैथोड किरण के जितना वेग होता है उसके 10 गुना के बराबर होता है प्रकाश के वेग। वायु में ध्वनि के चाल कहेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वायु में ध्वनि के चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के है, तो यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु हो जाएगा तो गति और स्थिति दोनों से, यानी दोनों को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये दोनों यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और प्रकाश तरंगे जो है ये ध्रुवण हो सकती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं से दाईं की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसमें जो C है असत्य है, यानी कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, ये त्याग नहीं करते हैं। बाकी कथन देखते हैं जो सही है। आवर्त सारणी में जब हम लोग बाईं से दाईं जाएंगे तो क्या क्या होगा, तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटेगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं और परमाणु का आकार भी घटता है, परमाणु आकार ये घटता है और आयनन ऊर्जा ये बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होगा, तो ये बढ़ेगा। 48 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम का इसका मेल करना है, तो प्रथम योजना कहेगा इसको, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सामुदायिक विकास हुआ था। द्वितीय योजना क्या था, तो ये तीव्र औद्योगिकरण था। तृतीय योजना में आधारभूत उद्योग का विकास हुआ। चतुर्थ योजना में क्या होता, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम इसमें बनाया गया। पंचम योजना में क्या हुआ था, स्वावलंबन एवं स्थिरता का विकास हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरा पे कहेगा तो उद्योग में।
पंचवर्षीय जो योजना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस देश के संविधान से। 49 नंबर हो जाएगा, भूतपूर्व जो संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? जो भूतपूर्व संसद है उनके लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो ये लाई गई थी 1976 से। और भारत में बंधुआ जो मजदूरी अधिनियम चालू किया गया था वो भी 1976 से ही। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में। सेबी के मुख्यालय कहेगा तो ये हो जाएगा मुंबई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रख दिया गया था, यानी कि विधिक अधिकार अब इसका अधिकार हो गया विधिक अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300 के क में। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कारगिल का युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 में। और कारगिल की युद्ध के समय भारत के कहेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था 1939 में 27 जुलाई को, यानी कि 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियों एवं उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? देखते हैं। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। जितना संघ है उस सबका अध्यक्ष हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या नियम समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। संचालन समिति के हो जाएंगे अध्यक्ष या नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में कहेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? केवल कार्य जुड़ जाएगा तो इसमें हो जाएंगे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।